आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर। और बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में आज का हमारा विषय होगा सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन में हम बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर पे चर्चा करेंगे, बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर पर। और उसमें बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक पहला है, आप देखते रहें, हम क्वेश्चन सिर्फ पढ़ाएंगे, क्वेश्चन को सिर्फ हमको पढ़ाना है। तो पहला क्वेश्चन है, अजंता में गुफाओं की संख्या है। अजंता में गुफाओं की संख्या है, यानी कितनी संख्या है? तो अजंता में गुफाओं की संख्या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक में 42 दिया है, दूसरा में 20 दिया है, तीसरा में 25 दिया है और चौथा में 30 दिया है। तो इसमें 30 है। अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? 30 है। लेकिन रियल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया है 30, लेकिन 30 है नहीं, ये 29 है। इतना आप जानिए, 29 है। और 29 कैसे है? अजंता में गुफाओं की संख्या 29 है, जिसमें वर्तमान में केवल 6 शेष है। 6 ही चालू ना यार, ऐसे चालू तो अजंता में गुफाओं की संख्या 29 है, जिसमें वर्तमान में केवल 6 ही शेष है। 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 एवं 17, गुफा संख्या 16 एवं 17 ही क्या है? गुप्त काल की संख्या, गुप्तकालीन है। ये गुप्तकालीन है। कौन कौन? 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 16 में उत्प्रेय मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। और गुफा संख्या 17 में, गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है। क्या कहा गया है? गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है। और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र को उद्धृत किया गया है। अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके, आइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? यानी बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? आप क्वेश्चन को सुनिए। ये 2016 का पेपर है। 2016 के पेपर को मैं रिवीजन करा रहा हूं। तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तो यह तक्षशिला का वायसराय था। तक्षशिला का वायसराय था। और तक्षशिला ये कहाँ पड़ता है? ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। तक्षशिला जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक तक्षशिला का वायसराय था। जैन साहित्य में बिंदुसार को क्या कहा गया है? श्रेणिक कहा गया है। जैन साहित्य में बिंदुसार को क्या कहा गया है? श्रेणिक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किस सम्राट के शासन काल में हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? किस सम्राट के शासन काल में हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? तो कुमारगुप्त। इसमें 4 ऑप्शनल है और एक ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल है तीसरा। कुमारगुप्त के शासनकाल में हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी
इसे महेंद्रादित्य, इसे महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य श्री महेंद्र, श्री महेंद्र की क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। और इसी के शासनकाल में, यानी कुमार गुप्त के ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन करता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत आया, तो सबसे पहले भारत कौन आया था? 4 ऑप्शनल, हेमसांग, मार्को पोलो, इब्न बतूता, मेगस्थनीज। तो इसमें चौथा है, सबसे पहले भारत कौन आया था? तो सबसे पहले भारत मेगस्थनीज आया था। कौन आया था? सबसे पहले भारत मेगस्थनीज आया था। और मेगस्थनीज के बारे में जान लेते हैं। तो मेगस्थनीज जो था यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का क्या था? ये राजदूत था। राजदूत क्या था? ये राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। मेगस्थनीज के पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सिर्फ मैं बता रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो हर्षचरित के रचयिता सीधे सुन लीजिए, बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट है। बाणभट्ट के बारे में बहुत से सारी चीजें आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध आपको अच्छी तरह से 4 ऑप्शनल है। 4 ऑप्शनल में एक पहला ऑप्शनल है 1181, दूसरा है 1197, तीसरा है 1199, चौथा है 1194। तो इसमें देखा जाए तो इसमें कोई नहीं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, 1191 ईस्वी में हुआ था। तो इसके नियर अबाउट 1181 है। तो हम इसी को मारेंगे। किसको मारेंगे? इसी को मारेंगे। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। इस युद्ध में गोरी की हार हुई थी। तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी की हार हुई थी, जबकि दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में हुई थी। दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में हुई थी और इसमें पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। किसकी? पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश की स्थापना की। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो 4 ऑप्शनल है, गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने, नारायण पाल ने। तो आप बताएं पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसमें पहला है गोपाल। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश की स्थापना
गोपाल ने की थी। और पाल वंश जो है ये कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। कहाँ है? कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। और इस वंश ने अपनी राजधानी, किस वंश ने? पाल वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो कांची बनाया था। पाल वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो पाल वंश ने अपनी राजधानी कांची बनाया था। इस वंश की जो राजभाषा थी वह थी संस्कृत। यानी पाल वंश की जो राजभाषा थी वह राजभाषा कौन सी थी? संस्कृत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय कब था? पुलकेशिन द्वितीय था। अब पुलकेशिन द्वितीय के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लें। तो देखिए, हर एक क्वेश्चन को चाहे तो हम इसी पर बता करके हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, हम इसके बारे में कुछ और थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पुलकेशिन द्वितीय था और इसी का आधुनिक नाम बादामी है। इसी का आधुनिक यानी चालुक्य का आधुनिक नाम क्या है? बादामी है। और इस वंश का जो संस्थापक है पुलकेशिन प्रथम था। इस वंश का यानी चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। इसने सत्याश्रम और दूसरा है रण विक्रम, इसने उपाधि धारण की थी। इसने सत्याश्रम और रण विक्रम की इसने उपाधि धारण की थी। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि सत्याश्रम और रण विक्रम की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसने पुलकेशिन द्वितीय ने इसकी उपाधि धारण की हुई थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आप समय दें तो हम आपको सारे क्वेश्चन का रिवीजन करा देंगे। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? आप अच्छी तरह से जानते होंगे। संविधान निर्मात्री के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और इनका संबंध बिहार से था। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। और ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन? 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, उस प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? कौन सा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और इसके उपाध्यक्ष जो थे वह थे H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, तैयार करते रहें। अगला क्वेश्चन है भूजल का स्रोत है। तो भूजल का स्रोत वर्षा का जल है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। तो मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा कहाँ चमकता है? कर्क रेखा पर, सॉरी कर्क रेखा पर नहीं, मकर रेखा। मकर संक्रांति के समय सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। और मकर रेखा कर्क रेखा की एक स्थिति देख लीजिए, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची गई है और उस काल्पनिक रेखा का नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। और उसी के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पे ये 0 डिग्री है और इसी के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण है, ये उत्तर है। ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा। यही क्वेश्चन कर रहा है कि मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है, तो सूर्य सीधा मकर रेखा पर चमकता है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर चमकता है। अगला क्वेश्चन है भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। आपको अच्छी तरह से बताए हुए हैं। भारत के भूगोल में जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको अच्छी तरह से इसके बारे में बहुत सारे डिटेल मैंने दिया था कि भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर निर्धारित किया गया है। आप अपना नोट्स उठाइए और उसमें इस चीज को आप देखिए कि 82.5 डिग्री कहाँ पर आपका उपलब्ध है। और 82.5 डिग्री जो ये पूर्वी देशांतर है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो संपत्ति का जो अधिकार है वह मूल अधिकार नागरिकों to प्राप्त नहीं है, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन किया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से इसे हटा दिया गया। यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, ये तत्व नीति निर्देशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन MC सीतलवाड़ ने कहा था। और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला इसमें है MC सीतलवाड़।
पहला इसमें सही होगा। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हो गए। अब आते हैं दो दो लाइन पे। दो दो लाइन की जो वीडियो है उसके बारे में बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दो दो लाइन की वीडियो। तो दोस्तों दो दो लाइन की वीडियो हम अगली वीडियो में लेकर के दोस्तों आएंगे। और अगली वीडियो मैं ये चाह रहा हूँ कि बहुत लॉन्ग वीडियो ना बने, नहीं तो लॉन्ग वीडियो बनाएंगे तो कम से कम 1-1.5 घंटा रहेगा। तो हम 15 से 20 से 25 मिनट तक का ही वीडियो बनाएं। तो दोस्तों अगली वीडियो को हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को लेकर के अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को आप देखें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कहीं भी गलतियाँ होती है, कहीं भी त्रुटियाँ होती हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद।